పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం. माननीय मंत्री जी, श्री राजीव रंजन सिंह जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखें। श्री कौशेंद्र कुमार, क्वेश्चन नंबर 284, दालारी रंगमैया, क्वेश्चन नंबर 284 सर। Sir, India is a cotton produce country. For hectare is reported to be lower than other cotton produce countries, sir. This is mainly due to the issue of use of outdated farming practices, inadequate rural credit and irrigation facilities, and poor seed quality. What measures are being taken by the government to transform the cotton sector? सर, ये टेक्सटाइल मंत्रालय का प्रश्न है। उन्होंने उत्तर पूछा है कि सीसीआई के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री श्री ने हम जो आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए जो निर्णय लिया है कि हमारे किसानों की आय दुगना हो जाए, और उसके लिए उन्होंने जो भी एफर्ट करना है हम लोगों ने, सरकार ने पूरी तरह से किया है। ये सरकार पूरी इकोसिस्टम से काम करती है। उन्होंने जो सवाल किया है वो कृषि मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन आज तक मैं बार बार यहाँ से इसी जगह से मैंने बताया कि 75 साल में जो भी उत्पादन हुआ हमारे यहाँ वो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी। जैसे जैसे समय होता गया तो ऐसे ऐसे समय में कापड़ बनने में बदलाव आता गया। तो उन्होंने सवाल पूछा है कि बेस्ट क्वालिटी का कॉटन कैसे मिले, उसके लिए बीज कैसे मिले। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दो मंत्रालय के दोनों मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, दोनों साथ में मिलकर जो स्टेक होल्डर है उनके साथ में मीटिंग करी, इकोसिस्टम से बातें करी। तब जो आजादी के इतने साल के बाद जो ये हंगामा हो रहा है, उनको जो करना चाहिए था कि किस तरह से बेस्ट क्वालिटी का कॉटन उत्पादित हो जाए, उसकी बिक्री बढ़े, उसको छोटी सी जगह में सबसे ज्यादा अच्छी कॉटन हो जाए, उनको बीज जो है इजिप्शियन कॉटन जैसा वो मिल जाए, लेकिन वो उनको करना नहीं है। तो हम लोगों ने किसानों की आय दुगना करने के लिए ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ मिलकर पूरी वैज्ञानिक ढंग से ये पूरी सिस्टम बनाई है। और उन्होंने जो प्रश्न पूछा, जो कापड़ बनने के लिए जो उन लोगों को कच्चे कपास की आवश्यकता होती है, वो सीसीआई के माध्यम से जहां हमारे सेंटर लगे हैं, जिसमें किसानों की आय एमएसपी से ज्यादा, जो साल में एक बार कपास की कीमत डिसाइड की जाती है, तो उसको इसके साथ में उनके संचालन के लिए हम लोगों ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से उनको ये उपलब्ध कराया जाता है। बाद में ये चीज वीविंग में होकर कपड़ा बनकर, स्पिनिंग होकर कपड़ा होकर बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 285, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले, श्री कुलदीप राय शर्मा, माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 286, रवनीत सिंह, माननीय मंत्री जी, रवनीत सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 287, श्री कृपानाथ मल्ला, माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 288, श्री वाईएस अविनाश रेड्डी, क्वेश्चन नंबर 288 सर। माननीय मंत्री महोदय, honorable member, Post bifurcation of Andhra Pradesh state in 2014, sir. What specific measures are being taken up by the government of India to promote industrial growth in Andhra Pradesh? In the Bifurcation Act, it was mentioned that
steel plant would be set up at Kadapa, and the then Honorable Prime Minister assured in this August House that special category status will be given to the newly formed Andhra Pradesh for 5 years period, for which the then opposition party and the present ruling party demanded special category status for AP for 10 years period. In view of the above, may I know from the Honorable Minister what specific steps were taken to fulfill the above assurances of Kadapa Steel Plant and special category status for Andhra Pradesh in order to promote industrial growth, sir. Andhra Pradesh, we have total number of industrial corridors 11 and 30 corridors are being set up on these corridors. Out of 32, 5 are in Andhra Pradesh. Maximum number is given to Andhra Pradesh. 5 corridors at different places: Krishnapatnam, Kopat, Devi, Chittor, Visakhapatnam, and one more are established. And this is the maximum number that Andhra Pradesh has got. Honorable member, Sir, under the National Industrial Corridor Program, the Government of India has approved development of 11 industrial corridors with 30 projects under varied phases across the country, sir. As part of that East Coast Economic Corridor ECEC, the development project of Vizag-Chennai Industrial Corridor has been approved under phase 1 and the works are under progress, sir. May I know from the Honorable Minister, will the Government of India assist the state in completing this project on time and also by extending the timeline if need be till 2024 March? The process for establishing various steps, the government has to arrange for the land and get clearances. Only after that government we have released the funds. You have to arrange for the land, make a comprehensive plan of the scheme, and then the funds will be released. 289 K सुधाकरण, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, माननीय मंत्री जी, डिजिटल कॉमर्स एवं ओपन, डिजिटल मंत्री जी, Statement is laid on the table. मान्य सदस्य क्वेश्चन नंबर 290 श्री कनकमल कटारा। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि विभिन्न खातों की संख्या और धनराशि जो डाकघरों में पड़ी हुई है, जबकि ये खाते योजनाएं परिपक्व हो गई है, और सरकार द्वारा उन खाते धारकों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उनका पैसा उन्हें वैध तरीके से वापस किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विभाग ने आज उन अनक्लेम अमाउंट जिसका कोई वारसदार नहीं है या किसी वजह से नॉमिनीज ने फॉर्म भरने वक्त अपना नॉमिनेस नहीं बताया, उनके लिए एक अलग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। हमने 2016 के बाद सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, और इस फंड में से हमने अभी हर साल 30 सितंबर को हम ये अनक्लेम अमाउंट को डिक्लेयर करते हैं। हमारा विभाग ये अनक्लेम अमाउंट का डिटेल ऑनलाइन भी करता है। हमारा विभाग यहाँ पूरे देश में ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है। हमारा पोस्ट ऑफ जीडीएस हर घर जाके ये प्रचार प्रसार भी करता है, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जो अनक्लेम अमाउंट आज तक थी, वो सारी अनक्लेम अमाउंट हमने आज तक पूरे भारतवर्ष में मार्च 2020 में 27 अकाउंट की 77 करोड़ रुपीस वापस किए। 2021 मार्च में 68,070 के आसपास अकाउंट थे, उनके 1,70 करोड़ 117 करोड़ दिए। मार्च 22 में
71,000 अकाउंटिंग को हमने 126 करोड़ दिए। मार्च 23 में 21 लाख अकाउंट सेटल किए 1,239 और जून 2023 में 33 लाख अकाउंट होल्डर को हमने 1,270 करोड़ की रुपीस ये वेलफेयर फंड से उन अनक्लेम अमाउंट को डिपोजिटर को हमने वेरीफाई करके हमने उनको वापिस किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में डाकघर कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण लोग अपनी छोटी बचत को डाक योजनाओं में लगाना चाहते हैं, किंतु वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि डाक कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं तथा उन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जीडीएस की रिक्त स्थानों पर भर्ती हमने करीब हर साल कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज आपको ये विशेष इंफॉर्मेशन पूरे सदन को देनी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अभी रोजगार मेला चला रहे हैं और ये रोजगार मेले में अभी तक हमारे विभाग ने 38,000 से ज्यादा जीडीएस की भर्ती की है और जीडीएस को हमने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि ये कायमी लोग नहीं है, परमानेंट लोग नहीं है, लेकिन जीडीएस को इसी के चलते पेंशन नहीं मिलता है। बाकी सारी सुविधा एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, वो सारी सुविधा जीडीएस को मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा विभाग आज पूरे देश में सबसे ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है। इस देश की 140 करोड़ जनता की सेवा में करीब 1,60,000 पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस है और इसी पोस्ट ऑफिस के चलते हम फाइनेंस सर्विस भी कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विस कर रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं। एक जमाना था कि डाकिया डाक लाया, आज डाकिया इंश्योरेंस भी देता है, बैंक की सर्विस भी देता है। और मुझे आज के दिन में ये विशेष कहना है कि आपने उल्लेख किया क्विट इंडिया का। आज क्विट इंडिया को जैसे ये परिवारवाद है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने तुष्टीकरण किया है, उनका भी ये दूर होना क्विट इंडिया इतना ही आवश्यक है। नंबर 291 राश्री मलिक। सर 291। उत्तर सभा पटेल पर प्रस्तुत किया है। रखा हुआ है। सर मैं पूछना चाहती हूँ कम्युनिकेशन मिनिस्टर से। सर हम लोग का जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना पंचायत कवर किया है और कितना डिप्राइव हुआ है सर्विसेज के लिए, और मैं पूछना चाहती हूँ द डिटेल्स मुझे बताएं और कितना फंड्स एलोकेशन हुआ है ड्यूरिंग दिस करंट ईयर एंड द गवर्नमेंट द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड्स allocated by the government for laying optical fiber network in Jagatsinghpur. I want to know that. अध्यक्ष श्री, माननीय सांसद महोदया ने जो सवाल किया है, मैं उनको बताते हुए ये गर्व भी महसूस करता हूं कि आज तक नवरंगपुर में 2,690 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर हमने ले किया है। उनकी करीब टोटल 351 जीपी में से आज हमने फेज 2 तक 199 जीपीएस में से 131 जीपीएस को सर्विस रेडी किया है और 55 करोड़ का फंड हमने एलोक किया है। रमेश माझी। था सर, जगतसिंहपुर का था मेरा क्वेश्चन। रमेश माझी। सर, आपके संज्ञान में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि नवरंगपुर संसदीय क्षेत्र है, जो आदिवासी इलाके हैं और नक्सली इलाका है, बहुत सारे गांव में आज तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंचा है। मेरा प्रश्न है कि कब तक नवरंगपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की नवरंगपुर और मालकानगिरी और कोरापुट जिले के सभी पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर और लोगों के पास पहुंचेगा। माननीय अध्यक्ष श्री, जगतसिंहपुर का माननीय महोदय ने पूछा था,
उनके वहां हमने 1200 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर ले किया है और उनका 333 जीपीस में फेज 1 और फेज 2 में हमने करीब 39.77 करोड़ खर्च किया है। अब माननीय सांसद जी ने जो पूछा, मैं ये बताने के लिए बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि आज तक हमने पूरे भारत में करीब 2,64,038 जीपीस है। उस जीपीस में से आज हमने 1,96,000 जीपीस को ऑप्टिकल फाइबर से कवर किया है और ये ऑप्टिकल फाइबर 40 फेज वाइज में कर रहे हैं। आज फेज 3 चल रहा है। आने वाले दिसंबर 23 से पहले जो बाकी जीपीस है करीब 2,66,650 उनको भी कवर करेंगे और उनमें माननीय सांसद जी का भी जीपीस कवर कर लेंगे। प्रभुभाई वसावा, माननीय मंत्री जी, उत्तर दिया गया है। माननीय सदस्य से माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार जेनेटिक बीमारियों के नए वेरिएंट से निपटने के लिए